नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग सभी विधाओं को पूरा कर लिया है। आज और जिसकी 10वीं यूनिट को हम पढ़ रहे हैं, जो कि लगभग हमारी कंप्लीट होने वाली है। आज हम हमारे सिलेबस में लगे डायरी नुमा निबंध एक साहित्य की डायरी का आगे का अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने आधा भाग पूरा कर लिया था। अगर आप चाहें उस वीडियो को देखना तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। एक साहित्य की डायरी जिसके रचयिता श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। तो इसका आगे का भाग हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। वीडियो को पूरा देखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वाली वीडियो को सुनने से पहले आप पहली वीडियो को ज़रूर सुन लें ताकि आपको शुरू से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आज हम इसका दूसरा प्रकरण पढ़ेंगे। दूसरे प्रकरण से शुरुआत कर रहे हैं। एक लंबी कविता का अंत। यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुम्फित है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता, और जो छोटी होती हैं वो वस्तुतः छोटी ना होकर अधूरी होती हैं। दोस्तों, इस बार जो UGC नेट का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसी वाले पोर्शन से जो प्रश्न बना था कि एक ये लंबी कविता का अंत से ही प्रश्न बना था। तो आप इसको भी ध्यान से देखें। प्रश्न डायरेक्ट नहीं बनते हैं, इनडायरेक्ट बनते हैं, इसीलिए जो ये इसके इम्पॉर्टेंट अंश है मैं इसीलिए आपके सामने लेकर आई हूँ। क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। फ़र्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी और अनास्था नेपथ्य से सूत्र संचालन करती थी। तो आजकल रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। जो व्यक्ति फटे हाल और फटीचर है उसे मान्यता देने के लिए कोई तैयार नहीं, चाहे वह कितना ही नैतिक क्यों ना हो। हमारे बहुत से कवि और कथाकार मारे डर के उस वास्तविकता को नहीं लिखते जिसे वे भोग रहे हैं, क्योंकि वे वास्तव में इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय के कारण भी उस वास्तव से उड़ जाना और उड़ते रहना चाहते हैं। यानी ये कहना चाहते हैं कि आजकल के कवि जो हैं वे वास्तविकता को जानते परखते हुए भी लिखते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी वास्तविकता को समझने वाला कोई नहीं है। समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृतवत हो गए हैं। ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में मुक्तिबोध जी ने अपनी कविताओं के आकार, स्वरूप और विस्तार के बारे में चर्चा की है। इस प्रकरण को विचारों का जनक निबंध कहा जा सकता है। इस प्रकरण में उन्होंने प्रगतिशीलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कविता की रचना प्रक्रिया और आधुनिक साहित्यकारों की स्थिति का भी वर्णन किया है कि वे सत्य को नहीं दर्शा पाते हैं। यथार्थ को प्रकट करती उनकी दीर्घ कविताएं उनकी चिंता का कारण बनती है। वे कहते हैं कि यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं नहीं लिख पाता, क्योंकि हमने यह भी देखा है कि मुक्तिबोध जी अक्सर बहुत लंबी कविताएं लिखते थे। तो उनके मन की बात है कि मैं
क्यों नहीं लिख पाता? क्योंकि छोटी कविताओं में उनके पूरे जो मन के जो भाव हैं वो वे प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है कि वे कविताएं अधूरी होती हैं। इसका जो तीसरा प्रकरण है वह है डबरे पर सूरज का बिंब। एक सच्चा लेखक जानता है कि वह कहाँ कमज़ोर है, कि उसे कहाँ सच्चाई से जी चुराया है, उसने कहाँ लीपापोती कर डाली है, कि उसने कहाँ उलझा चढ़ा दिया है, कि उसे वस्तुतः क्या कहना था और वह क्या कह गया, कि उसकी अभिव्यक्ति कहाँ ठीक नहीं है। वह इसे बखूबी जानता है क्योंकि वह लेखक सचेत है। सच्चा लेखक अपने खुद का दुश्मन होता है। आलोचक साहित्य का दरोगा है। हर ज़माने में गरीबों की मुश्किल रही है। हर ज़माने में एक श्रेणी का दिल नहीं खुला है, बहुत विशाल श्रेणी का, भारतीय जनता का, मेहनतकश का। वे आगे कहता गया, पिछला कौन सा ऐसा युग था जिसमें कुंठा ना रही हो, और फिर कुंठा का मतलब क्या है। उसने समझाते हुए कहा, कुंठा का आधिपत्य तो तब समझना चाहिए जब कुंठा के बुनियादी कारणों को दूर करने की बेसब्री और विक्षोभ ना हो। हाँ, कुंठा का अगर फ्रायडवाद और मार्क्सवाद की संकर संतान है। आजकल सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन असत्य नहीं, स्वयं सच्चाई ही है, क्योंकि वह ऐंठती नहीं, सज्जनता के साथ सबको लेकर चलती है। आजकल के ज़माने में वह आउट ऑफ डेट है। इसमें कवि ने बताने की कोशिश की, व्यंग है एक तरह का, जिसमें कि मध्यम वर्गीय संस्कारों वाले बुद्धिजीवी की मानसिकता पर इन्होंने व्यंग करने का प्रयास किया है कि सब लोग सच्चाई से दूर भागना चाहते हैं क्योंकि वह अब आउट ऑफ डेट हो गई है। इसके आगे जो चौथे नंबर का प्रकरण है वह है हाशिए पर कुछ नोट्स। पसंदगी को मैं कसौटी नहीं मानता। आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती। वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्रा एक भावावेश होती। अंधी श्रद्धा से अंधी आलोचना एक भयंकर चीज़ है। आलोचना का संबंध बुद्धि से और श्रद्धा का हृदय से होता है। मार्क्सवाद पर लोगों की श्रद्धा हृदय से नहीं, बुद्धि से उत्पन्न हुई है। मानव यथार्थ का ताना बाना बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। आलोचना का कार्य वस्तुतः सिद्धांतों के प्रकाश के अलावा एक सूक्ष्म कौशल भी है। ये जो इसका चौथा प्रकरण है, हाशिए पर कुछ नोट्स, मुक्तिबोध जी ने आलोचक की तटस्थता पर इसमें जोर दिया है। उनका कहना है कि आलोचक को अपनी आलोचनात्मक भावना को प्रधान मानते हुए तटस्थ रूप से कृति की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने बोला है ना कि आलोचना हमेशा तटस्थ और निष्पक्ष नहीं हुआ करती, वह बहुधा दृष्टि की बजाय मात्रा एक भावावेश होती है। यानी आलोचक को अपना कार्य पूरी निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। एक व्यक्ति में अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष और तटस्थ रूप से की गई आलोचना से मनुष्य में सुधार किया जा सकता है। अब हमारा ये पांचवा प्रकरण जो है वह है सड़क को लेकर एक बातचीत। जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। नई कविता आधुनिक भावबोध पर चलती है। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य का सत्य कहकर नहीं टाल सकते। वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। इस प्रकरण में मुक्तिबोध जी ने निम्न वर्ग के काव्य को भी पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए, इस बात पर जोर दिया है कि साहित्य जो है वो उतना अच्छा तब लिखा जाएगा जब वह समाज के बीच में रहकर जो लेखक है वो लेखन कार्य करेगा।
तभी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। साथ ही भौतिक संस्कृति की बात भी यहाँ पर कही गई है। इसका जो नेक्स्ट जो है 6 नंबर का प्रकरण वह है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। व्यक्तिगत निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत ही कम होता है और उसमें कम रोल संकल्प शक्ति का। दोनों के रोल निसंदेह कम होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि उन्हीं के कारण मनुष्य मनुष्य है। साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना मूर्खता है। इस निबंध में मुक्तिबोध जी ने वैज्ञानिक व्यक्तित्व विश्लेषण किया है और यह विश्लेषण जो है व्यक्ति के नामालूम कितने ही पहलू हैं जो मुझसे छिपे हुए हैं, जैसे पंखुड़ी के भीतर पंखुड़ी, प्यास की परतों के अंदर परतें, फिर व्यक्तित्व का जो आज रूप हमें दिखाई दे रहा है वह हम ये नहीं कह सकते कि वह कितना सही है, यानी वह व्यक्ति कितना सही सामाजिक जो हमारी बुराइयां हैं उनको लिख रहा है या कितनी सत्यता को लिख रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करना मूर्खता है। इसका जो ये 7वें नंबर का प्रकरण है नए की जन्म कुंडली 1 और 8वें नंबर का है नए की जन्म कुंडली 2। मैं दोनों को एक साथ पढ़ूंगी। मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में भी गड़बड़ है। भारतीय जीवन की भीतरी गति का आपके साहित्य में प्रतिबिंब हो या ना हो, उसकी तलाश हो या ना हो, वह गति आपसे कन्नी काट कर निकल जाएगी। साहित्य में संघर्ष अधूरा रह जाएगा क्योंकि वह जीवन में अधूरा रहा। इस निबंध में मुक्तिबोध जी ने पुरानी परंपराओं के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना की बात की है, यानी नए की जन्म कुंडली जो उन्होंने इस निबंध को नाम दिया है, इसका मतलब है कि साहित्य में नए मूल्यों का आना अनिवार्य है। इस प्रकरण में मुक्तिबोध जी ने अपने मित्र के राजनीति में शामिल होने पर राजनीति की निंदा भी की है। क्योंकि पूरा निबंध मैं आपके सामने इतनी छोटी वीडियो में नहीं रख सकती हूँ, इसलिए उसकी मुख्य बातें मैं आपको बता रही हूँ। उनका जो काल्पनिक मित्र था केशव, वह आगे चल के राजनीति में शामिल हुआ, जिसकी उन्होंने निंदा की है। उनका कहना है कि संस्कृति की शिक्षा समाज और परिवार से प्राप्त होती है। साहित्य और राजनीति के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं होती। इस तरह व्यक्ति के जीवन के आधार तत्वों की बात की जाए तो संस्कृति तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला इसका भाग है प्रकरण का वीरकर। साहित्य से तत्व कम है। कारण यह है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है थोड़ी सी। कारण यह है कि जीवन में बहुत अधिक हैं। वह जीवन जो जिया या भोगा जाता है उसमें इतने अधिक तत्व हैं। सुबह से लेकर शाम तक मन पर उन तत्वों का इतना अधिक संवेदनात्मक प्रहार होता रहता है कि उत्तेजित होकर मस्तिष्क की रगें, मस्तिष्क के तंतु अपने आराम के लिए उन तत्वों को टाल देते हैं। लेखक अपने हृदय मन को बधिर करने के लिए अपने मन में किसी शून्यत्व का निर्माण कर लेता है और वह स्वयं भी उसमें खो जाता है। एक व्यक्ति भावना का, एक जिंदगी का, अपने जीवन का दृश्य दिखता है कि वह कितनी जुठाई में जी रहा है। वह न केवल एक झूठ निर्माण कर रहा है। वीरकर में जो इस प्रकरण के अंतर्गत मुक्तिबोध जी ने कहा है वीरकर के माध्यम से कि साहित्य का विकास तभी संभव है जब समाज का विकास हो, देश का विकास हो, विशेष रूप से मानव का विकास हो। यहाँ मुक्तिबोध जी ने एक साहित्यकार के संवेदना को भी जीवन के तत्वों में जोड़ने की बात कही है कि मतलब एक साहित्य को मूक या बधिर होकर बैठना शोभा
नहीं देता है। आगे का हमारा 10वां जो भाग है इसका प्रकरण विशिष्ट और अद्वितीय हम पढ़ते हैं। हमारे अधिकांश कवि अद्वितीय हैं। वे स्वयं इस अद्वितीयता की रक्षा करते हैं। भावात्मकता का कारण केवल लेखक की विवाहहीन संतानहीन स्थिति में ही नहीं खोजा जा सकता। वैफल्य तरह तरह के होते हैं। मतलब कोई लेखक यदि विवाहहीन है या संतानहीन है तो वह विफल है, ऐसा नहीं हम सोच सकते हैं। इस प्रकरण में लेखक ने जनसाधारण के जीवन की सत्यता को उजागर करने का प्रयास किया है। प्रकरण में लेखक मुक्तिबोध जी द्वारा नई कहानी और नई कविता पर व्यंग देखने के लिए मिलता है। इस प्रकरण में लेखक द्वारा अलग अलग श्रेणियों के कवियों के साहित्य का विश्लेषण देखने के लिए मिलता है। कटुयान और काव्य सत्य। पढ़ी लिखी स्त्री आवश्यकता से अधिक शिक्षा प्राप्त लेकिन उसमें दम नहीं है, उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। काव्य में हमेशा अनिवार्य रूप से जीवन के मूल्य या आदर्श प्रकट नहीं होते, मात्र भाव प्रकट होते हैं। मन, वचन, कर्म के सामंजस्य की भारतीय साहित्य परंपरा के वह विरुद्ध जाता है। साहित्य को हमें विविध पक्षीय दृष्टियों से देखना आवश्यक है और वस्तुतः साहित्य की कसौटी एक नहीं ना अनेक है, वरन अनेकों अभेद इकाइयाँ हैं। इसीलिए केवल यह कह देना कि साहित्य में प्रकट जीवन मूल्य उनके साहित्यिक गुणों की कसौटी नहीं, मात्र एक अस्थायी कार्यकारी मान्यता के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान शक्ति की सीमाओं का गहरे रंग से गहरा ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि गलतियां टाल सकें, अपने कार्यों को अधिक फलप्रद बना सकें। इस प्रकरण के अंतर्गत मुक्तिबोध जी कहना चाह रहे हैं कि प्रेम कथा के माध्यम से वास्तविक जीवन और लेखक वास्तविक मानसिकता का अवलोकन कर सकता है। अगला इसका जो प्रकरण है वह है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1। जिंदगी एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं है, वह एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। लेखन कार्य में आत्मपरक पक्ष को महत्व देकर वस्तुपरक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। चित्रण करते समय आत्मपरक पक्ष को प्रधानता दी जाती है, वस्तुपरक पक्ष को नहीं। मध्ययुगीन भारतीय काव्य में कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़ प्रधान प्रवृत्ति वस्तु पक्ष की वर्णन की ओर ही अधिक रही है। इस प्रवृत्ति ने आत्मपक्ष को गौण स्थान दिया। नए छायावादी युग ने आत्मपक्ष को ही प्रधान स्थान दिया और वस्तु पक्ष को गौण स्थान दिया। यही हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में या यूँ कहिए कि संस्कृति के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण पाठ अदा करना है तो इसे काव्य की प्रकृति या शिल्प में आत्मपक्ष का समन्वय उपस्थित करना होता है। ज्ञान और बोध के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी है। इसके आधार पर कलाकार की ईमानदारी 2 को भी मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद इन दोनों का आपको बताऊंगी मैं कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। फ्रॉड भी एक कला है, ललित कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत ईमानदारी स्वयं सिद्ध नहीं वरन प्रयत्न साध्य होती है। कवि का यह धर्म है कि उसके दिल में जो नकारशील खटके हैं, जो अंतर निषेध हैं, उन्हें विवेक संगत बनाया जाए। केवल विशेषाभिरुचि के वशीभूत होकर विकास न किया जाए। ध्यान रहे कि अंतर निषेध लेखक स्वयं अपने लेखन कार्य के दौरान में विकसित करता है। उनका विकास किस प्रकार होता है, यह विषय ही अलग है। महत्व की बात यह है कि अंतर निषेधों का
विवेक संगत विकास हो। व्यक्तिगत ईमानदारी का यह बहुत बड़ा तकाजा है। यदि काव्य की वस्तु तत्व की प्रकृति और कवि की प्रकृति दोनों का समाहार करने वाली कवि दृष्टि ऐसी है जो जीवन के लिए उस कवि दृष्टि का महत्व अत्यंत सीमित है, तो उस काव्य को हम भले ही सुंदर कह लें, वह हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता, अर्थात वह हमारे जीवन विवेक को सविकसित और पुष्ट नहीं कर सकता। ध्यान रखिए कि कवि दृष्टि के रूप में ही ले रहा हूँ। इस प्रकरण में मुक्तिबोध जी, इन दोनों प्रकरणों में मुक्तिबोध जी ने रचना प्रक्रियागत संघर्षों के निर्माण को जीवन तथ्यों या वस्तु तथ्यों से जोड़ते हुए व्यक्तिगत और अभिव्यक्तिगत जटिल प्रश्नों से जूझते हुए इसमें दिखाई देते हैं। साथ ही व्यक्तिगत ईमानदारी को स्पष्ट करते हुए मुक्तिबोध जी ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ है कि जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है, लेखक का यह फर्ज बनता है, यह उसका उत्तरदायित्व है कि उसको उसी मात्रा में अपने काव्य में प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये जो हमारा निबंध था, ये आज हमारा पूरा हुआ। थोड़ा कठिन है ये निबंध, लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो लेखक के जो मन के भाव हैं वे आप समझ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके वीडियो को सुनेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।